हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैंने अलग प्रोसेस को स्टार्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि वैकेंसी आपको इस टाइम एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि यूपी टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब आने वाली है। और ये इम्पॉर्टेंट मतलब ये भी है कि मतलब ये सूचना जो दिख रही है ये एक उम्मीद से जुड़ी हुई है और ये कहीं ना कहीं सच है कि मतलब वैकेंसी आपकी आने वाली है और नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। तो उन्हीं सबको प्रोसेस को देखते हुए मैंने आज सोचा है कि टीजीटी पीएचडी पे ही क्यों ना मतलब कुछ प्रैक्टिस सेशन को जारी किया जाए, नहीं उससे रिलेट करके ही कुछ वर्क करा। जैसे कि ग्रामर पार्ट पे तो मैं वर्क कर ही रहा था, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मतलब कि टीजीटी से रिलेट करके मैं वो बनाना है। तो टीजीटी से मैंने आज प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत स्टार्ट की है। तो आप लोगों के लिए आज ये इम्पॉर्टेंट है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंग्लिश चैनल ही है। तो यहाँ से इंग्लिश ही आपको मिलेगी, जो डिवाइन इंग्लिश मंत्रा है, यानी कि ये इंग्लिश का ही सारा वीडियोज यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज से ये पहली वीडियो है जो टीजीटी पे बनने जा रही है, स्पेशली टीजीटी सब्जेक्ट पे बनने जा रही है। वैसे तो टीजीटी ग्रामर पोर्शन पे और जो उसके सभी पार्ट हैं उस पर तो आपको वीडियो मिलती ही रही है, लेकिन अब से आपको डेली ये स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन आपको इस पे मिलता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्क ऑन प्रैक्टिस, आफ्टर देन वी गो डिटेल फॉर द स्टडी। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको आज बताता हूँ कि मतलब प्रैक्टिस यानी कि टीजीटी के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और उसमें हम अपने ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं। और देखिए, जैसे कि पहले आज आपके लिए मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस। तो 10 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम उस ऑप्शन को सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है। सबसे पहला अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन आपके लिए कि हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म। कह रहे हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म है जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में पूछा जा रहा है और यही पूछा जा रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो यहाँ पे देखना है कि आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, जैसा कि टी.एस. इलियट है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, जॉन किट है और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें से कौन वो हमारा पोएट या राइटर कौन है जो ये कोरिलेटिव का मतलब फादर कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर अगर कोरिलेटिव थ्योरी की बात जो करने वाले थे वो टी.एस. इलियट ने ही किया है, तो इसलिए टी.एस. इलियट को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कि फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही होता है दोस्तों, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ द टर्म कोरिलेटिव थ्योरी के जो होंगे वो होंगे टी.एस. इलियट। इसी बेस पे आपका जो मतलब क्वेश्चन सही होगा, यानी ऑप्शन जो सही हो पाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस 2 में हम लोग देखेंगे, जस्ट यहाँ पे पाएंगे कि अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। तो मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि एक कैरेक्टर मतलब एक पात्र है, विच रिमेन्स मतलब जो रह जाता है, ऑलमोस्ट लगभग, अनचेंज मतलब बिना परिवर्तित रह जाता है, परिवर्तन नहीं होता उसमें, थ्रू आउट मतलब पूरे, द स्टोरी मतलब पूरे कहानी में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं स्टोरी बेस में, यानी कि जब भी कोई हमारा प्ले चल रहा हो और उस प्ले में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे मतलब स्टोरी के दौरान वो अपने रोल को चेंज नहीं करता है, तो ऐसे वाले कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं यही बताना है और यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, राउंड कैरेक्टर वो तो अलग है कि राउंड राउंड चलेगा, फिर डायनेमिक है भाई, वो तो डायनेमिक है तो मतलब वो गतिशील तो ही है। ये क्या आपका कैरिकेचर है। और लास्टली ये आता है कि फ्लैट कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो होता है कि जो पूरे स्टोरी के मतलब द कैरेक्टर हु अनचेंज्ड थ्रू आउट होल स्टोरी, मतलब पूरी स्टोरी के दौरान वो अनचेंज जो रहता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं
दोस्तों फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जो पूरी स्टोरी के दौरान अनचेंज्ड रह गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड हमारे पास आता है, वो इस प्रकार आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो एक आपका फेमस रहा है, मतलब कि रचना, मतलब फेमस क्रिएशन है, जो देखेंगे कि ये फेमस क्रिएशन किसके द्वारा लिखा गया है और इसके लिखने वाले कौन है। तो आप इसी की मतलब आपको बताना है कि इसका ऑथर कौन है। तो यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। डेनियल डेफो मिलेगा, सैमुअल रिचर्डसन मिल जाएंगे, आपके हेनरी फील्डिंग मिलेंगे और साथ ही साथ आपके जॉन गाल्सवर्दी मिलेंगे। तो इनमें 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना होगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डेनियल डेफो। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जो रॉबिन्सन क्रूसो के जो राइटर हैं, यानी जो ऑथर हम माने जाएंगे, वो कौन है, डेनियल डेफो। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 में हमें ये मिल रहा है कि बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, यानी ये पूछा जा रहा है कि बेस्ट वर्क यानी सबसे बढ़िया वर्क जो करा था ऑफ शेक्सपियर, किसने करा है, शेक्सपियर ने, वॉज डन कब किया था, यानी शेक्सपियर अपना सबसे बढ़िया वर्क कब किए थे, यानी कब उन्होंने राइट किया था अपने सारे बेस्ट वर्क को, वही बताना है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बिफोर 1595, अब सेकेंड वर्क है कि बिफोर 1601। तो अब यहाँ पे थर्ड की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर सी है कि आफ्टर 1612, और डी की बात करें तो आफ्टर 1603। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शेक्सपियर साहब थे, इनका जो मोस्ट और या बेस्ट वर्क कह लिया जाए, वो आफ्टर 1603 ही देखने को मिला था। जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनको मिली थी वो 1603 के बाद मिली थी, और इन्होंने उसी के बाद बेस्ट से बेस्ट वर्क अपना दिया था। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आफ्टर 1603 बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। तो चलिए इस तरीके से ये भी ऑप्शन आपने कर लिया। और नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, बिना देर किए हुए, एक बहुत ही फेमस इनकी पोएम रही है, वेनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज स्टेंजाज ऑफ। ये पूछा जा रहा है कि जो इनकी सबसे जो लॉन्ग टर्म की जो मतलब पोएम रही है, वेनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर, किसके द्वारा थी, शेक्सपियर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनस एंड एडोनिस मतलब हु इज द राइटर या हु इज द पोएट ऑफ वेनस एंड एडोनिस। तो ये भी याद रखेंगे, शेक्सपियर को बताना होगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया गया है इस वेनस एंड एडोनिस से रिलेट करके स्टेंजाज ऑफ, कि ये कितने स्टेंजाज में लिखी गई थी, हाउ मेनी स्टेंजाज वेनस एंड एडोनिस है, कितना रखती है ये जानना है, मतलब उसकी लाइनें क्या थी। तो ये कह रहे हैं कि 4 लाइन्स के स्टेंजा बनाए गए थे, 6 लाइन्स के स्टेंजा बनाए गए थे, और साथ साथ बोला जा रहा है कि 7 लाइन के स्टेंजा बनाए गए थे, 9 लाइन्स स्टेंजा बनाए गए। यानी कि जो वेनस एंड एडोनिस के स्टेंजास थे वो कितने लाइन्स के लिखे गए थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बी, बिकॉज 6 लाइन के स्टेंजा आपको वेनस एंड एडोनिस में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेनस एंड एडोनिस के जो लाइन से लिखे गए थे, स्टेंजा में जो लाइनें दी गई थी वो 6 दी गई थी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता है। कौन सा करेक्ट होता है, बी। याद रखेंगे बढ़िया ढंग से। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे और आप प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे आएगा, नंबर 6, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिएज एंड कॉन्डेल। ये कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो कुछ ड्रामास थे वो फोलियोज के थ्रू, मतलब फोलियो में दिखाए गए थे या पब्लिश कराए गए। तो यहाँ देखिए, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कौन सा शेक्सपियर का वो ड्रामा है
जो इंक्लूडेड नहीं था, मतलब कि शामिल नहीं था इन द फर्स्ट फोलियो, मतलब पहले फोलियो में शामिल नहीं था ऑफ 23। यानी इनका ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था, तो याद रखेंगे वहाँ आपका आंसर होगा 1623। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट फोलियो कब आया था, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा लाया गया था, तो ये आपका आंसर आना चाहिए हेमिएज एंड कॉन्डेल के द्वारा लाया गया था वो फर्स्ट फोलियो। अब देखेंगे यहाँ जो हमसे पूछा गया है कि उस फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं था, तो ये देखिए अगर देखें तो पेरिकल्स है, टिटस एंड्रोनिकस है, सिम्बेलाइन है, विंटर्स टेल है। तो जी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये टिटस एंड्रोनिकस तो शामिल था, सिम्बेलाइन भी शामिल था, विंटर्स टेल भी शामिल था, तो बचता कौन है, पेरिकल्स। तो ये आपका पेरिकल्स ऑप्शन सही होगा, बिकॉज पेरिकल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ Shakespeare which had come in 1623 by हेमिएज एंड कॉन्डेल। तो याद रखेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन के नेचर को बदल दिया जाता है, कभी फर्स्ट फोलियो कब आया था, कभी किसके द्वारा लाया गया था, और कब उसमें कौन सा प्ले नहीं इंक्लूडेड था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो जरूर आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा कि पेरिकल्स वो प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था। तो अब आगे चलते हैं और भी हम बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, मतलब ये विश्वास किया जाता है दैट कि शेक्सपियर वॉज नॉट गिल्टी ऑफ, कि शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी, कि शेक्सपियर को अपराधी पाया गया था ऑफ डियर पोचिंग, मतलब डियर चुराने के लिए, इन द गार्डन ऑफ, किसके गार्डन से, मतलब उन्होंने डियर को वो करा था। तो ये देखना है कि वो किसका गार्डन था, यही पूछा गया है कि वो गार्डन किसका था। तो अब हमें बताना होगा यहाँ पे कि गार्डन किसका है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, और डी ऑप्शन की बात करें तो थॉमस थॉर्पे हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, बिकॉज थॉमस लूसी के गार्डन से उन्होंने पोचिंग मतलब किया था, डियर पोचिंग का वो काम कहाँ से कर लिए थे, उन्होंने किया था थॉमस लूसी के गार्डन से। तो इन दिस वे हमारा आंसर जो सही है वो है थॉमस लूसी। चलिए तो दोस्त, हाय फ्रेंड, जस्ट हम लोग जैसे कि 7 अभी कंप्लीट कर लिए, 7 तक तो आपने बहुत बढ़िया से करा है। तो देखते हैं कि हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर पे क्या हमें मिलता है पढ़ने को। तो ये हमें मिल रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइन, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक लाइन दी गई है कि उसका ऑथर कौन है, वो लाइन लिखने वाला ऑथर कौन है। जस्ट ये लाइन आपके सामने है कि टाइगर्स हार्ट wrapped in player hide। तो दिस इज द लाइन बाय विच, मतलब दिस इज द लाइन अबाउट विच वी हैव टू टेल, मतलब हमें ये बताना है कि ये लाइन कौन लिखा है अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में कौन लिखने वाला है इस लाइन को, वो राइटर या वो ऑथर कौन है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 4 मतलब ऑथर दिख रहे हैं। फर्स्ट वन है बेन जॉनसन है, सेकंड है आपका बी वाला क्रिस्टोफर मार्लो है। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको मैथ्यू आर्नोल्ड है, और डी पे मिलेगा रॉबर्ट ग्रीन है। तो यहाँ पे 4 लोग हैं जिनमें से एक ऐसे कोई हैं जिन्होंने लिखा है कि टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के बारे में ये लाइन देने वाले वो राइटर हैं, यानी वो ऑथर है आपके रॉबर्ट ग्रीन। कौन है, रॉबर्ट ग्रीन है यहाँ पे। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि ये वाली लाइन देने वाले कौन है, रॉबर्ट ग्रीन है। तो इस प्रकार से आप 8वें क्वेश्चन को भी राइट कर लिए हैं। अगर हम लोग इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ हम लोग बात करेंगे 9 नंबर पे। तो 9 नंबर अगर हमारा देखा जाएगा तो यहाँ होगा 9 नंबर पे क्या है, हु
हु कॉल्ड शेक्सपियर, सॉरी, हु कॉल्ड शेक्सपियर, अगर हम ये पूछें कि हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, यानी ये बताना है कि शेक्सपियर को किसने कहा था कि वो स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसी चाइल्ड। तो ये कहने वाले जो ऑथर या जो पोएट हैं वो आपके यहाँ पे मिलेंगे मिल्टन। कौन मिलेंगे यहाँ पे? आपके मिल्टन हैं, जिन्होंने ये कहा था कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसी चाइल्ड। तो जी दोस्तों, आपने 9 नंबर को भी अच्छे से कर लिया है। अब देखते हैं कि 10वें नंबर पे क्या है आपके लिए, आज आपके लिए खास 10वें पे क्या है। तो अगर 10वें की बात करें, शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई। तो ये पूछा जा रहा है, ये पहले कहा गया है कि मतलब शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज, कि शेक्सपियर सिर्फ एक एज के लिए नहीं है, बट बल्कि फॉर ऑल टाइम, मतलब ये हमेशा के लिए हैं। वॉज अटर्ड बाई, मतलब कि ये किसके द्वारा बोला गया था कि शेक्सपियर किसी एक एज के लिए नहीं है बट हमेशा के लिए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट कौन ऑथर ने दिया था, यही आपको बताना है। इस देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट वन है दैट इज हियर जॉन मिल्टन, और बी वाले की बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, और सी वाले की बात करें तो बेन जॉनसन है, और डी वाले की बात करें तो मिलेंगे आपको टी.एस. एलियट। तो जी दोस्तों, यहाँ से आपको ये मैं बता दूं कि बेन जॉनसन ही एक ऐसे वो मतलब ऑथर हैं जिन्होंने ये बात को बोला है कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई बेन जॉनसन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बेन जॉनसन। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का वीडियो बना के आपके सामने प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपके आने वाले टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।